गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बाल गंगाधर तिलक के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किए गए कार्यों और उनके विचारों का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि तिलक के राजनीतिक विचारों और उनकी कार्यशैली के जो 4 प्रमुख आधार स्तंभ रहे, उनको एक क्रम से हम एक एक करके अध्ययनरत होंगे। बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस की उग्रवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते थे। वे उदारवादी साधनों में विश्वास भी नहीं करते थे। तिलक ने दबाव के जिन साधनों पर जोर दिया है वह है स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वराज्य। तिलक के इन साधनों को त्रिसूत्री कार्यक्रम भी कहा जाता है। इसमें एक सूत्र स्वराज्य लक्ष्य था, जबकि अन्य 3 सूत्र स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा उस लक्ष्य की प्राप्ति के साधन थे। तिलक के आर्थिक और राजनीतिक विचारों को हम निम्न रूप से अभिव्यक्त कर सकते हैं। पहला है स्वदेशी और बहिष्कार। स्वदेशी का शाब्दिक अर्थ है स्वदेश में बनी हुई वस्तुओं को खरीदना और उनका जीवन में उपयोग एवं प्रयोग करना। अपनी चरम सीमा में इसका अर्थ है, जैसा कि गोखले ने सूरत कांग्रेस के विभाजन के बाद 9 फरवरी 1907 को भाषण देते हुए कहा था कि मातृभूमि के प्रति गहरा, तीव्र और सर्वस्पर्शी प्रेम, और यह प्रेम केवल एक ही कार्यक्षेत्र में नहीं अपितु सभी क्षेत्रों में स्वयं को प्रदर्शित करना चाहता है। यह सारे मनुष्य पर चढ़ जाता है और तब तक नहीं रुकता जब तक संपूर्ण मनुष्य को ऊंचा नहीं उठा देता। बहिष्कार का शाब्दिक अर्थ वह विदेश में बनी वस्तुओं को खरीदने और उनका प्रयोग करने से इनकार करना है। इसका अर्थ है कि ब्रिटिश व्यापारिक हितों को हानि पहुंचाना, ब्रिटिश नौकरशाही पर आर्थिक दबाव डालना और ब्रिटिश शासन की चूलों को कमजोर करना। इस तरह बहिष्कार स्वदेशी का विस्तार था। तिलक कहते थे कि जब तक विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार नहीं किया जाता तब तक स्वदेशी वस्तुओं में विश्वास का कोई अर्थ ही नहीं है। बहिष्कार बिना स्वदेशी फल फूल नहीं सकता। स्वदेशी और बहिष्कार दोनों ही आर्थिक अवधारणाएं थीं। दोनों का लक्ष्य एक ही था, भारतीय उद्योगों का पुनरुद्धार और देश का आर्थिक विकास। दोनों ही आत्मनिर्भरता या स्वावलंबन, आत्मविश्वास, आत्मसहायता और आत्मसम्मान से प्रेरित आंदोलन थे। तिलक ने स्वदेशी संबंधी अवधारणा का प्रयोग केवल आर्थिक अस्त्र के रूप में ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने इसके साथ बहिष्कार के अस्त्र को जोड़कर इसे एक राजनीतिक अस्त्र के रूप में भी प्रयोग किया। स्वदेशी आंदोलन के साथ बहिष्कार आंदोलन का जुड़ना ही निष्क्रिय प्रतिरोध था। यही तिलक का रेडिकलिज्म या आमूल परिवर्तनवाद था। तिलक का पूर्ण विश्वास था कि आर्थिक क्षेत्र में स्वावलंबन, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान राजनीतिक, सांस्कृतिक और जीवन के अन्य सभी क्षेत्रों में स्वावलंबन की भावनाएं पैदा कर देगा। तिलक कहते थे कि आर्यों की भूमि को मातृभूमि की मान्यता देना ही स्वदेशी है। इस दृष्टि से स्वदेशी आंदोलन आर्थिक और राजनीतिक अस्त्र के साथ एक आध्यात्मिक अस्त्र भी था। तिलक को पूर्ण विश्वास था कि जहाँ स्वदेशी भारतीय उद्योगों के पुनरुद्धार का और आर्थिक विकास का अस्त्र है, वहाँ बहिष्कार राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष करने, ब्रिटिश दासता से मुक्ति पाने और ब्रिटिश नागरिकता की सम्मानपूर्ण स्थिति प्राप्त करने का एक मार्ग था या अस्त्र था। अतः तिलक ने स्वदेशी और बहिष्कार दोनों का एक साथ प्रचार और प्रसार किया। तिलक कहा करते थे कि हमारे पास दक्षिण अफ्रीका के समान बोअर युद्ध लड़ने की क्षमता तो नहीं, परंतु हम ब्रिटेन में निर्मित वस्तुओं का बहिष्कार कर उसका राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग तो कर सकते हैं। ये दोनों आंदोलन मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रभावकारी तरीके थे। तिलक कहते थे कि हमारे साधन आत्मनिर्भरता पर आधारित होने चाहिए। बहिष्कार इसी प्रकार का एक साधन है। यह ऐच्छिक और अहिंसक साधन है। इसमें अनिवार्यता नहीं है। इसमें धरना अथवा विदेशी वस्तुओं की खरीद पर रोक भी ऐच्छिक है। निष्क्रिय प्रतिरोध राजद्रोही सभा अधिनियम की ओर ध्यान नहीं देता। हम इस बात की परवाह नहीं करते कि हमारे साथ क्या होगा, लेकिन तिलक कहते थे कि स्वतंत्रता लोगों को उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं होती,
लोगों को इस ओर बढ़ना होता है और इसे अनिच्छुक हाथों से छीनना होता है। इस प्रकार तिलक के द्वारा इन राजनीतिक साधनों के द्वारा देश को एक मजबूत, संगठित और स्वावलंबी राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ाने की चेष्टा की गई। धन्यवाद।